हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज मुझे ये थ्योरी का थर्ड चैप्टर खत्म करना है। काफी सारा पोर्शन रहता है, 30 से 35 मिनट का होता है। अगर बेटा कुछ कंप्रेस करूंगा, मैं कुछ चीजें पढ़वाऊंगा नहीं, समझा के छोड़ दूंगा, तो जल्दी कुछ खत्म कर सकते हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी खत्म करने की इसको। बेटा, ये स्टैट्स की थ्योरी का थर्ड चैप्टर है। शुरू के 3 रिवाइज हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है ना जी। जहां हमने स्टार्टर, सिंगुलर और प्लूरल सेंस की बात करी, चैप्टर 1 था। फिर हमने वहां वहीं पर पढ़ा था कोपाई। ठीक है ना जी। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, देन प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में बेटा शुरू के सेकंड और थर्ड यानी कि 2 चैप्टर और बीत गए। पिछला चैप्टर भी कलेक्शन ऑफ डेटा पर था। ठीक है जी। ये चैप्टर भी बेटा सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा पर, यानी कि बात अभी कलेक्शन ऑफ डेटा पर ही चल रही है। कोपाई में से भी सी वाली बात ही चल रही है। ठीक है जी। आगे बढ़ाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा कल से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की भी बात। बाबू, कल हमने सेंसस और सैंपलिंग मेथड पढ़ लिया था। पेपर में ना, अगर सेंसस और सैंपलिंग के बारे में टीचर जानना चाहता हूँ आपसे, तो बेटा डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है जी। है बहुत आसान, फटाफट से खत्म करते हैं इसको रीड करके। सबसे पहले कवरेज याद तो होगा आपको। सेंसस मेथड क्या था? पॉपुलेशन की ईच एंड एवरी आइटम को, यूनिवर्स की ईच एंड एवरी आइटम को कवर कर लेते हैं। जहां सैंपलिंग मेथड में हम क्या कवर करते हैं? सब कवर करते हैं क्या? नहीं, ग्रुप ऑफ आइटम सेलेक्ट करते हैं, उसी पर ही हम बात करते रहते हैं, उसी से ही बेटा डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सुटेबिलिटी। बेटा सेंसस मेथड कहां पर सुटेबल है? जहां बेटा पॉपुलेशन साइज इज वेरी स्मॉल। अगर पॉपुलेशन साइज स्मॉल होगा वहीं सेंसस मेथड लगा सकते हो। ठीक है जी। और अगर पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, वहां सैंपलिंग लेनी पड़ेगी बेटा। उसके बाद हम बात करें एक्यूरेसी की। अगर सेंसस मेथड में हर एस्पेक्ट को चेक कर रहे हैं, यूनिवर्स की हर आइटम को चेक कर रहे हैं, तो रिजल्ट कितना एक्यूरेट होगा? पूरा 100%, पूरा रिलायबल होगा। अगर सैंपलिंग में हम बेटा पूरे 64 करोड़ लोगों ने वोट किया इंडिया में, 64 करोड़ लोगों से नहीं पूछ रहे, हमने 64 लाख लोगों पे सर्वे किया और खत्म कर दिया, यही मान लिया कि यही रिजल्ट होगा, सिंपल लिया वहां पर हमने, तो आपको क्या लगता है रिजल्ट 100% एक्यूरेट आ जाएंगे? कभी मतलब ही नहीं होता। तभी तो सारे एग्जिट पोल गलत हो गए थे। 64 करोड़ लोगों से थोड़ी मिला था सबने। किसी ने 1 लाख लोगों से मिला था, किसी ने 2 लाख लोगों से मिला था, एग्जिट पोल बना दिए। तो इसलिए वहां डेटा एक्यूरेट आना पॉसिबल नहीं होता। 100% एक्यूरेट है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है जी। फिर कॉस्ट और टाइम समझ सकते हो, सेंसस मेथड में दोनों ही ज्यादा लगेंगे। भैया एक एक आइटम को चेक कर रहे हो, पैसा भी ज्यादा लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। और सैंपलिंग कर रहे हो तो पैसा भी कम और टाइम भी कम। उसके बाद लास्ट वन, नेचर ऑफ आइटम। देखो बेटा, अगर हेटेरोजेनियस आइटम है यानी कि डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक है बेटा पॉपुलेशन में, तो वहां पर सेंसस मेथड ही अच्छा है। ठीक है जी। 100 लोग हैं, 100 के 100 अलग है। सर वहां कैसे सैंपलिंग लगा दोगे? सारे ही अलग है अपनी कैरेक्टरिस्टिक में। हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन है, सेंसस मेथड अच्छा है। सब एक जैसे हैं, होमोजीनियस है, तो सैंपलिंग लगा लो अगर सब एक जैसे हैं तो। सर जब सब एक जैसे होते हैं सैंपलिंग काम कर जाती है। भाई साहब ऐसा ही होता है आपके घर की किचन में भी। माता जी आलू बॉईल कर रही हैं, ठीक है जी, और उन्होंने देखा आलू बॉईल हुए कि नहीं, नाइफ उठाया, एक आलू में ना हल्का सा नाइफ लगा के देख लिया, अच्छा हाँ दिखा भैया, नाइफ आराम से जा रहा है, आलू बॉईल हो गए होंगे, सारे बॉईल हो गए होंगे। फिर सैंपल ही लेती हैं वो, हर आलू को नहीं चेक करती। फिर होमोजीनियस पॉपुलेशन है ना, सैंपल काम कर जाएगा। क्लियर है जी बात? अभी तक जितनी बात बोली क्लियर? ये पूरा डिफरेंस क्लियर हो गया? चलो ठीक, मैं पढ़वा नहीं रहा बेटा, यही लिखा हुआ है जो मैंने बोला है, वर्ड बाय वर्ड यही लिखा होगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं इसेंशियल्स ऑफ सैंपल की। बेटा कल हमने बात वैसे कर ली है सैंपलिंग पर सारी, पर एक छोटा सा टॉपिक हमने छोड़ दिया था, सैंपल में क्या क्या चीजें होना जरूरी है। अब क्या चीजें होना जरूरी है ये समझना। सबसे पहली बात बेटा, सैंपल साइज मस्ट बी एडिक्वेट। अब ये नहीं है बेटा 64 करोड़ लोगों ने इंडिया में वोटिंग करी, आपने कहा जी मैं 200 लोगों से मिलूंगा तो 200 लोगों का रिजल्ट आएगा, बस वही रिजल्ट होगा। इतना कम सैंपल साइज, 64 करोड़ लोगों ने वोटिंग करी, आप 200 लोगों से मिलकर बता दोगे कि कौन जीतेगा इलेक्शन? क्या होना चाहिए? एडिक्वेट तो होना चाहिए ना सैंपल। अरे 1% लोगों से तो मिलो, चलो एक से नहीं मिल रहा, 0.1 से तो मिलो, 6,40,000 लोगों से तो मिलो। उससे पहले आप क्या ही बता दोगे? कुछ नहीं बता पाओगे ना। तो सैंपल साइज मस्ट बी एडिक्वेट। भाई साहब सामने ही बैठे हो,
क्लियर है ना जी बात? आगे बढ़ जाए। उसके बाद बेटा सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। कल भी आई थी ये बात। सैंपल कैसा होना चाहिए बेटा? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? मैंने कल ये बात समझाने की कोशिश की थी। बाबू आपकी क्लास है 60 बच्चों की और प्रिंसिपल एंट्री लेती है और कहती है भैया प्री बोर्ड में ना आपकी क्लास के कुछ ही बच्चों के नंबर ठीक आए हैं, बहुत बेकार नंबर आ रहे हैं, आज मैं टेस्ट लेती हूँ रैंडमली और मैं देखती हूँ कि क्लास कैसा परफॉर्म करेगी। जो ये रिजल्ट होगा ना वही रिजल्ट तो हमारा बोर्ड में होगा सबका। तो मैंने 5 बच्चे उठाए, बाई चांस की बात है 500 बच्चे ऐसे उठा लिए जो क्लास के सबसे पुअर थे। बाबू ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? 5 बच्चे 60 को रिप्रेजेंट करते हैं? अगर सच में ऐसा करने का शौक था तो 2 टॉपर उठाते, 2 एवरेज उठाते और 1 बिलो एवरेज उठा लेते। शायद जो रिजल्ट आता है ये आप कह सकते हो एंटायर पॉपुलेशन का रिजल्ट है, क्योंकि वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता, वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता। लेकिन पांचों निठल्ले उठा लोगे और कह दोगे यही रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट नहीं है, क्योंकि आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं है। क्लियर है जी बात? दोनों बातें समझ में आई। एडिक्वेट होना चाहिए सैंपल का साइज और रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। बेटा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है बेटा? सैंपल की हर आइटम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है अगर आपने किसी आइटम को सेलेक्ट करा, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी साथ में जरूर सेलेक्ट होगी। मान लो मैंने 60 बच्चे हैं, एक को सेलेक्ट करा, तो आप ये नहीं कह सकते एक को सेलेक्ट करा तो दूसरे को तो पक्का ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सैंपल क्या होना चाहिए? बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हर आइटम सैंपल की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एक को उठाया दूसरे को उठाना जरूरी नहीं है, आप तीसरे को उठा सकते हो। आपकी इच्छा है, बिल्कुल इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, किसी के ऊपर किसी की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है जी। साथ ही साथ बेटा होमोजेनिटी। होमोजीनियस का क्या मतलब है बेटा? होमोजीनियस का मतलब है अगर मैंने, सुनना ये काम की बात है बेटा, अगर मैं एक से ज्यादा सैंपल निकालना चाहता हूं पॉपुलेशन में से, ठीक है जी, तो एक सैंपल दूसरे सैंपल के कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। वैसे एक बात बता देता हूं, ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का ही ना एक्सटेंशन है बेटा। तीसरी बात सुनना आराम से। कहने का मतलब है बेटा अगर मैं 60 लोगों की पॉपुलेशन है, 60 लोगों की क्लास है और मैं एक से ज्यादा सैंपल निकालना चाहता हूं और मैंने कहा 5-5 बच्चों के सैंपल निकालना चाहता हूं, तो एक सैंपल दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। देखो अगर दोनों रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होंगे। कहने का मतलब है मैंने एक सैंपल उठाया, 5 निठल्ले उठा लिए, और एक सैंपल उठाया 5 टॉपर निकाल दिए, ना तो ये एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ना ये, और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। पता है क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी है? क्योंकि दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ही है। और यही सोचो मैंने पहले 2 टॉपर उठाए होते, 2 एवरेज और एक बिलो एवरेज बच्चा, और दूसरे सैंपल में भी वही उठाए होते, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव भी है। समझ में आई बात? रिप्रेजेंटेटिव का ही एक्सटेंशन है बेटा होमोजीनियस। अगर आप एक से ज्यादा सैंपल ले रहे हो तो दोनों सैंपल एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी बिल्कुल ना हो, और अगर वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना कभी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होंगे। ठीक है जी बात? आगे बढ़ जाए बाबू। एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। वैसे मैंने इस टेबल का यूज करना है, ये जितना लिखा है सारा पढ़ाना है इन सब के बारे में। कईयों के फीचर मेरे कोर्स में, कईयों की मेरिट, कईयों की लिमिटेशन, देखते हैं कितना पढ़ा पाता हूँ। खत्म तो मैंने आज 100% करना है, मैं रीड कितना करा पाता हूँ बात सिर्फ वो चल रही है। ठीक है जी। अब सुनना जरा आराम से। तो वो पहले मैं बात करूंगा रैंडम सैंपलिंग की और फिर मैं बात करूंगा नॉन रैंडम सैंपलिंग की। पहले रैंडम सैंपलिंग की बात करते हैं। बाबू ये टर्म वैसे हम सुनते भी हैं रियल लाइफ में, और इसी को बेटा कुछ लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोलते हैं। मैथ्स में बेटा मेरा ख्याल 10 तक तो सबने ही पढ़ा है ना प्रोबेबिलिटी। पता है आपको जब टीचर प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं तो पहले दिन थ्योरी में क्या बोलते हैं? पता है क्या किसी को? है मैथ्स के तो बच्चे भी हैं मेरे पास, 2-4 है। गौरी जी कहाँ शकल छुपा रहे हो आप? बाबू ऐसा बोला जाता है एवरी आइटम हैज द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन। ठीक है जी। ये प्रोबेबिलिटी का ही मतलब होता है, रैंडम सैंपलिंग का भी यही मतलब होता है, जब हर आइटम का बिल्कुल बराबर चांस हो सिलेक्शन होने का। बाबू जैसे कि बात करते हैं, इससे ज्यादा बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता। तंबोला खेल रहे हो आप, ठीक है जी, और तंबोला का कार्डबोर्ड आपके सामने पड़ा है, ठीक है, 1 to 90 नंबर है।
आपने क्या कोट लिया, उसमें सारे नंबर डाले, ठीक है जी, बहुत अच्छे से जितना आप शफल कर सकते हैं शफल किया और एक नंबर ड्रॉ कर दिया। सर सारे नंबर के इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन है या नहीं है? रैंडम सैंपलिंग का परफेक्ट एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल, ठीक है ना। जहां सब नंबर के इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन हो तो वही रैंडम सैंपलिंग होती है, वही प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। क्लियर बात? तो वो इसमें फर्दर दो बातें हैं, लॉटरी मेथड और टेबल ऑफ रैंडम नंबर। बाबू ये लॉटरी मेथड क्या है? बाबू एग्जांपल तो फिर दोबारा तंबोला वाला चल सकता है लॉटरी मेथड में, पर मैं एक बात और करता हूँ। कई बार आपने गली मोहल्ले में कमेटी डाली हो या मदर ने डाली हो या फादर ने डाली हो तो थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा आपको लॉटरी का कि क्या होती है लॉटरी। बाबू जब हम कमेटी निकालते कैसे, मान लो 5,000 रुपए पर मंथ कमेटी है और 12 मेंबर है, यानी कि हर मेंबर 5,000 रुपए महीना देगा, 60,000 रुपए हर महीने इकट्ठे होंगे और जिसकी चिट पे नाम आएगा उसको 60,000 रुपए मिल जाएंगे। ऐसे ही डिसाइड होता है, हर महीने एक नए आदमी को पैसे मिल जाएंगे 60,000, ऐसे ही डिसाइड होता है। और वो अभी सब कमेटी डाल चुके हैं, 60,000 रुपए डाल चुके हैं, अभी इकट्ठे हुए हैं, किसको मिलते हैं 60,000। अब क्या करते हो बेटा, बाबू चिट्स बनाते हो, चिट्स बनाते हो आइडेंटिकल, बिल्कुल सिमिलर इन, कोशिश करते हो सिमिलर बन जाए साइज में, क्योंकि बेटा अगर साइज में वेरिएशन होगा तो बहुत आराम से पता लग जाएगा कि इसका नाम लिखा हुआ है बड़ी चिट में, तो वहां पे थोड़ी बहुत ही बायसनेस हो सकती है, तो हम कोशिश करते हैं आइडेंटिकल बनाए, ठीक है जी, एक अनबाइस्ड पर्सन को बुलाएं, ठीक है जी, ढंग से शफल करे वो और विड्रीव करे, जिसका नाम आ जाए भैया ठीक है जी उसको मिलेगी कमेटी। ये लॉटरी मेथड का परफेक्ट एग्जांपल है। क्लियर है जी बात? पक्का से? उसके बाद आती है बेटा टेबल ऑफ रैंडम नंबर। वैसे बेटा किसी इकोनॉमिस्ट ने कभी बात करी थी टेबल ऑफ रैंडम नंबर की, और आज की तारीख में मुझे लगता है ये बेसलेस है, बिल्कुल इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो उस टाइम पर उन्होंने बताया था कि अगर आपका पॉपुलेशन का साइज 10,000 हो तो लगभग 1/4 रैंडम नंबर जनरेट करके देगी मेरी टेबल, यानी कि 2,500 नंबर जनरेट करके देगी, और आप इन 2,500 लोगों से डेटा कलेक्ट करना, ये होगा टेबल ऑफ रैंडम नंबर, इससे हम सैंपलिंग इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि 10,000 पॉपुलेशन में से 2,500 लोगों से बात कर लो, डेटा मिल जाएगा आपको जो चाहिए, ठीक है जी, ऐसे सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं। वो मुझे लगता है आज की तारीख में ये बिल्कुल बेसलेस है, इसकी क्या जरूरत है, ये काम तो हमारा एमएस एक्सेल 2 मिनट में कर देगा, ये काम तो सिरी कर देगी 1 मिनट में। इस चीज के लिए हमें कोई टेबल ऑफ रैंडम नंबर चाहिए, वो देखो ने शुरुआत भी कर दी, तो छोड़ दे भैया सिरी को। वो आप आज एमएस एक्सेल पे एक फॉर्मूला लिखो कि मुझे 10,000 मेरा पॉपुलेशन साइज है, मुझे 2,000 लोगों से बात करनी है, सैंपल लेना है, मेरा सैंपल साइज 2,000 है, आप ऑटो नंबर जनरेट करके दे दो, 10 शुरू के 10,000 में से कोई 2,000, 1 3 5 7 ऐसे कोई नंबर आ जाएंगे बेटा 2,000 निकल के, इन्हीं लोगों से डेटा इकट्ठा कर दो, हो गया, यही रैंडम नंबर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। तो वो एक तरफ का पोर्शन खत्म हो गया, थोड़ा सा पढ़वा देता हूं मैं ये, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे बात को। बेटा रैंडम सैंपलिंग पढ़ना 3 लाइनें, 3 लाइनें पढ़ना चाहिए फटाफट से। ठीक है, ओ ये बीच में कोई पॉज नहीं है, ये कोई अलग मेथड स्टार्ट नहीं होगा, मैंने पिछली बार नोट्स में कहा था बिल्कुल काट दो, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल काटा मार दो इसके ऊपर, आप पढ़ते जाओ। यहां से लॉटरी मेथड स्टार्ट हुआ, यहां पर मैंने अंडरलाइन कराया था, लॉटरी मेथड के बारे में पढ़ना, जब तक रैंडम नंबर टेबल की बात नहीं आई तब तक सारा लॉटरी मेथड सारा पढ़ दो। ऐसे निकाली जाती है लॉटरी, बचपन में निकाली है, हाँ भैया बहुत निकाली, 2-2 रुपए 5-5 रुपए की लॉटरी, किस्मत अजमाई है बहुत, निकलता वही था जो आज नंबर आ रहे हैं, नील बटा सन्नाटा। देन बेटा लॉटरी मेथड, यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल पढ़ना। बाबू लॉटरी मेथड वहां पर तो अच्छा नहीं है ना,
जहां पर 10,000 15,000 लोग हैं, लॉटरी निकालोगे? कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितनी चिट शीट बनाओगे? अरे भैया वहां पर इस्तेमाल करना रैंडम नंबर टेबल। ठीक है जी, 1 मिनट में रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। 10,000 20,000 लाख लोगों में से भी अपनी मर्जी से नहीं, कंप्यूटर जनरेट करके देगा रैंडम नंबर, उन्हीं से ही बात कर लो, उन्हीं से डेटा इकट्ठा कर लो। ठीक है जी, फटाफट से पढ़ना बेटा। ठीक है पुत्र, ठीक है। अब रही बात बेटा मेरिट्स की और डीमेरिट्स की। देखो बेटा, मेरिट की बात बड़ी सिंपल सी है कि पर्सनल बायसनेस कुछ नहीं है भैया। ना तो कंप्यूटर में आप कर सकते कुछ, ना ही बेटा अनबायस पर्सन ने चिट ड्रॉ करी है, आइडेंटिकल चिट है, पूरी सफल हुई है, वहां क्या बायसनेस चला लोगे? ठीक है ना जी बाबू। उसके बाद हर आइटम का इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन है, ये तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है जी, बाकी मुझे लगता नहीं और कुछ पढ़ने लायक है। डीमेरिट में एक बात काम की, सेकंड नंबर कहता है रैंडम सैंपलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम इन द यूनिवर्स। बाबू मुझे नहीं लगता ये किसी एंगल से डीमेरिट है, बुक जरूर लिखते, मुझे लगता है फायदा है कि आप किसी भी आइटम को कोई हद से ज्यादा वेट नहीं दे रहे। ठीक है जी, सबका इक्वल चांस है ना बीइंग सिलेक्शन का। जैसे कि मैं एक आइडिया देता हूँ, मान लो बेटा आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाते हो दिवाली वीक, और उनका ऑफर चल रहा है कि इस वीक में जितने भी लोग शॉपिंग करेंगे, ठीक है जी, एट द एंड ऑफ द वीक हम एक चिट ड्रॉ करेंगे और जिसका भी नाम आएगा उसको हमारी तरफ से एक एसी गिफ्ट है। ठीक है जी, इस वीक जो भी हमारे से शॉपिंग करे हमारे शोरूम में आके, और मान लो 500 लोग शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, 500 लोगों ने शॉपिंग कर ली, आपने 500 लोगों की चिट बनाकर डाल दी, ये इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन। अगर हमने ये किया 500 चट में एक ही आदमी की 20-25 पर्चियां डाली हुई है, ये होता है एक्स्ट्रा वेट देना। तो ये कह रहा है कि लिमिटेशन है, किसी को हम एक्स्ट्रा वेट नहीं देते। भैया मुझे लगता है ये एडवांटेज होती है, ये लिमिटेशन नहीं है। ठीक है ना जी, हम वेट थोड़ी देते हैं किसी को एक्स्ट्रा, सबकी बराबर ही एक एक ही बार पर्ची डाली है ना, किसी को एक्स्ट्रा वेट थोड़ी देंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना जी, आओ जी प्यारे बच्चों, बात को आगे बढ़ाते हैं। ये रैंडम सैंपलिंग है जहां सबका इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन है। यहां इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वेट मिल रहा होगा। ठीक है जी, और क्यों मिल रहा होगा पढ़ते चलते हैं बेटा। बाबू सबसे पहले पर्पसिव और डेलिबरेट सैंपलिंग। बाबू जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डेलिबरेट, थोड़ी थोड़ी आपकी मर्जी सी है। बाबू कई बार ना ऐसा होता है कि मान लो कि आप सर्वे करने जा रहे हो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर, कोई भी इंडस्ट्री सोच सकते हो आप। लेट सपोज कि हम बात करते हैं या टायर इंडस्ट्री की बात करते हैं। आप सर्वे करने जा रहे हो टायर इंडस्ट्री पर। अब बेटा छोटी मोटी कई हजार कंपनियां इंडिया में है, ठीक है जी, मान लो 1,000 कंपनी इंडिया में है, और आपने कहा जी मुझे जो बात करनी है, मैं 50 इंडस्ट्री ओनर से बात करना, 50 कंपनी ओनर से बात करना चाहता हूँ जो टायर इंडस्ट्री में, पर 50 में से 5 ये मेरी पसंद की होंगी, ये मैं डेलिबरेटली जानबूझकर सेलेक्ट किया है। तो क्या फिर बेटा सबका इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन है? सबका तो नहीं है, 5 तो आपने चूज कर ही ली। 45 में तो कह सकते हो इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन है, 5 तो चूज कर ली ना। आपने कहा जी मैं एमआरएफ टायर के ओनर से तो जरूर बात करना चाहता हूँ, इतनी सक्सेसफुल कंपनी है, जानना चाहता हूँ राज क्या। मैं गुडियर कंपनी के बारे में तो जरूर बात करूंगा, उनके ओनर से तो जरूर बात करूंगा। मैं रालको कंपनी के ओनर से तो जरूर बात करूंगा, मैं सीएट टायर के ओनर से तो जरूर बात करूंगा, मैं ब्रिजस्टोन कंपनी के ओनर से तो जरूर बात करूंगा। ये 5 टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इनके ओनर से तो पक्का बात करूंगा, बाकी 45 के जिसके नाम आएंगे उनसे बात कर लूंगा। तो सर कहीं भी यहाँ पर इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन नहीं दिखता। दिखाई दे रहा है कि एक्स्ट्रा वेट दे रहे हो आप उन 5 कंपनी के ओनर्स को। ठीक है ना जी, तो इससे बोलते हैं पर्पस ऑफ और डेलिबरेट सैंपलिंग। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आती है? अच्छा बायसनेस है कि नहीं है यहाँ पर? बायसनेस तो है, वहां पर भैया पर्सनल बायसनेस नहीं थी, यहाँ पर्सनल बायसनेस है। ठीक है जी बाबू, आओ जी मैरिट डीमेरिट की बात कर देते हैं। वैसे तो कोई खास मैरिट डीमेरिट नहीं है, चलो खैर। ये देखो डीमेरिट में लिखा हुआ है आपकी पर्सनल बायसनेस वाली बात। ठीक है जी, मेरिट में लिखा हुआ है आप फ्लेक्सिबल हो, जिसको मर्जी इंक्लूड कर दो, जिसको मर्जी हटा दो, वो हो। ठीक है जी,
आगे बढ़ जाते हैं बेटा। दूसरी बात आती है स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग। बहुत ही बढ़िया बात, स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग। बाबू मुझे लगता है ये मेथड ना वहां पर ज्यादा सुटेबल है जहां बेटा डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन में। जहां ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है ना पॉपुलेशन में, वहां ये मेथड काफी अच्छा माना गया। इसमें हम क्या करते हैं, पहले एंटायर पॉपुलेशन को ना कुछ ग्रुप में डिवाइड करते हैं और वहां से बेटा हम सैंपल कंडक्ट करते हैं। प्लीज सामने देखना, काम की बात बताता हूं। वो मान लो आप एक सर्वे करने जा रहे हो, ठीक है, 11th क्लास के स्टूडेंट पर, और वो 11th क्लास के स्टूडेंट के पास कुछ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आप डिफर हो कैरेक्टरिस्टिक में बेटा, कुछ के पास मैथ्स है, कुछ के पास कंप्यूटर साइंस या आईपी है, कुछ के पास बेटा फिजिकल एजुकेशन है, और कुछ के पास बेटा मैं मान लेता हूं हिंदी है। वैसे तो बहुत सारे हैं भैया, लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं जी। ठीक है जी, मान लो ये चार ही कैटेगरी हैं, ठीक है जी। अब चारों डाइवर्स हैं। मान लो बेटा मैथ्स में बच्चे हैं 5 लाख, ठीक है जी, जिनके पास मैथ्स है सीबीएसई में, वो 5 लाख बच्चे हैं। आईपी और कंप्यूटर साइंस वाले 3 लाख हैं, फिजिकल एजुकेशन वाले 6 लाख है, और हिंदी वाले 2 लाख है। ठीक है जी, टोटल सीबीएसई बोर्ड में जो एनरोलमेंट है 16 लाख बच्चों की है 11th क्लास में, मान लो ऐसी बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये कहूंगा इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन, और मैं बात करना चाहता हूं, मान लो ये जो 16 लाख बच्चे हैं इनमें से बेटा बात करते हैं मान लो 3% लोगों से। अब 16 लाख का 3% 48,000 बैठता है। और भगवान अगर ऐसा हो जाए आपके सैंपल में, अगर मैं सबको इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन दे दूं, पता लगे 25,000 बच्चे यहां से आ गए, 20,000 बच्चे यहां से आ गए, यहां से आगे 2-3 हजार, और यहां से भी कम रही काउंटिंग, तो भैया कभी भी जो मेरे रिजल्ट होंगे वो एक्यूरेट होंगे ही नहीं। नहीं होंगे ना। अगर मैं यहाँ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन दे दूंगा, कभी भी मेरे रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होंगे ना। कहानी सिर्फ मैथ्स में और आईपी में ही रह जाएगी, क्योंकि मेरा सैंपल साइज 48,000 का अगर मिला के ही 45,000 हो गए तो खत्म ही होगी कहानी। यहाँ से 2,000 और 1,000 भी बच्चा क्या कर लेगा। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में बहुत जरूरी है पूरी पॉपुलेशन को पहले ग्रुप में डिवाइड कर देना। ये मैंने ग्रुप में डिवाइड करा पूरी पॉपुलेशन को, 16 लाख लोगों को, इसे बोलते हैं स्ट्रेटा। फिर इसमें से हम सबका सैंपल लेते हैं, यानी कि मैंने उठा लिया इसमें से कुछ सैंपल, इसमें से कुछ सैंपल, इसमें से कुछ सैंपल, इसमें से कुछ सैंपल। अब जो मेरे रिजल्ट आएंगे, अब वो बड़ा लाजमी है कि थोड़े एक्यूरेट आ जाए। समझ में आया कहां ये मेथड काम का है, जहां डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है जी, यहां इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन दोगे, आपके कंक्लूजन गलत हो सकते हैं। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? समझ में आई है बात? आओ जी कोशिश करते हैं, कितना पढ़ा सकते हैं ये देखते हैं। शुरू के 2 पॉइंट पढ़ना। मैनेज पढ़ लो दोनों। शुरू की 2 लिमिटेशन की मैं बात कर देता हूं बेटा, अच्छी लिमिटेशन है दोनों। कहते हैं दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन देयर इज कॉम्प्लेक्स नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, देयरफॉर दिस हैज अ लिमिटेड स्कोप। बेटा अगर आप ऐसे कोई ग्रुप बना रहे हो ना, स्ट्रेटा बना रहे हो, तो आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि कितनी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक है मेरी पॉपुलेशन में। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज ही बांट रहा हूं ना, तो मुझे पहले पता होना चाहिए सीबीएसई के पास ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने हैं, तभी तो उतने ग्रुप बनेंगे। अगर मुझे नॉलेज ही नहीं है तो मैं ग्रुप कैसे बनाऊंगा उतने? पहली लिमिटेशन ये, ठीक है ना। और एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता ही नहीं होता, सर्वे तो शुरू कर देते हैं। क्या यहाँ बायसनेस हो सकती है? दूसरा पॉइंट कहता है बिल्कुल हो सकती है बायसनेस। आप जानबूझ के 2-3 ग्रुप लेफ्ट कर दो तो। मान लो बेटा मेरे को पता लगा सीबीएसई के पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है 26, पर मैंने जान के ग्रुप बनाए 15, 15 पे सर्वे कर दिया, 11 को छोड़ ही दिया, तो होगी बायसनेस, पूरी बायसनेस हो जाएगी। ठीक है ना जी, क्लियर है बात? उसके बाद बेटा बात करते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग की। ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या है बेटा? अपनी पूरी पॉपुलेशन को या तो ज्योग्राफिकली अरेंज कर लो, या अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो, या नंबर वाइज अरेंज कर दो। सबसे पहला काम तो अरेंजमेंट है।
बाबू ये यही बोलता है कि न्यूमेरिकली अरेंज करो, ज्योग्राफिकली अरेंज करो या अल्फाबेटिकली अरेंज करो और उसमें से हर nth आइटम को इकट्ठा कर लो। हर nth आइटम ही आपका सैंपल है। कहने का मतलब क्या है बाबू, 100 लोग हैं, मैं 100 में से ना 20 पे ही बात करना चाहता हूँ, सेंसस मेथड नहीं लगाना चाहता, पूरे 100 से बात नहीं करना चाहता, मेरा सैंपल साइज 20 का है। ठीक है जी, 20 है तो मतलब कितने ग्रुप बनेंगे, 20 ही ग्रुप बनेंगे। 1 से 5 का एक ग्रुप है, 6 से 10 का एक ग्रुप है, 11 से 15 का एक ग्रुप है, 16 से 20 का एक ग्रुप है। 20 ग्रुप बना लिया, 20 ग्रुप बना लिए 100 तक। ठीक है जी, चिट ड्रॉ करी मैंने, सबका इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन है, 1 से 5 नंबर लिख के चिट ड्रॉ करी, नंबर आ गया 3, तो हर ग्रुप का 3 नंबर सेलेक्ट हो गया। 3, 8, 13, 18, सबका 3-3 हो गया। देखो इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन सबका नहीं है, सबका इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन नहीं है, बस पहली जो चिट ड्रॉ हो रही थी वहां इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन था, वहां 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी, 4 भी, 5 भी। अगर वहां 3 आ गया तो सारे के सारे ग्रुप के 3-3 जो तीसरा नंबर आ रहा होगा वो मेरा सैंपल बन गया। 2 आ जाता तो 2-2 बन जाता, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 वही बनता रहता। समझ में आई बात? क्या है सिस्टमैटिक सैंपलिंग? इजी। बढ़ जाए आगे, बाकी के दोनों मेथड में इसके बाद मेरिट डिमेरिट नहीं है। ठीक है जी, सब बताना है और खत्म की बात। हाय सांस ली राहत की। चलो जी बाबू अब बाकी तो मुझे लगता नहीं है इसकी मेरिट डिमेरिट भी कुछ खास नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई पर्सनल बायसनेस नहीं है क्या? अच्छा हाँ, तुम्हें ज्यादा जल्दी हो रही, चलो खत्म करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ बाबू। 5th नंबर पे आता है बस अब 1 मिनट सामने देख लो यार, फिर मेरे को उतनी देर लगानी भी आती है, मैं तो सारा बढ़वा दूंगा शुरू से एंड तक। कन्वीनियंट सैंपलिंग बाबू, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, 5th मेथड तो अपने नाम के हिसाब से ही है। कन्वीनियंट सैंपलिंग बाबू, इन्वेस्टिगेटर की कन्वीनियंस है, जिसको सैंपल में लेना है ले लो, जिसको निकालना है निकाल दो। अगर इतनी बायसनेस होगी तो रिजल्ट भी एक्यूरेट और रिलायबल नहीं होंगे। बस यही है कन्वीनियंस सैंपलिंग। 2 लाइनें ये तो मैं पक्का पढ़वाऊंगा, फटाफट से पढ़ दो। ठीक है, ठीक है बाबू। 4th नंबर पे लिखा हुआ है कोटा सैंपलिंग। बेटा ये बिल्कुल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तरह है, जहां स्ट्रेटा बनाया जाता है, हम ग्रुप बनाते हैं, बट ग्रुप में हम एक कोटा फिक्स कर देते हैं। जैसे कि मैंने ग्रुप तो बना दिया क्योंकि डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक थी, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक में अगर इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन दूंगा प्रॉब्लम होगी, मैंने ये आपको पहले ही बात बता दी। ठीक है जी, ग्रुप बना दिया, ग्रुप में से अगर मैंने यहां से 48,000 लोगों पे सर्वे करना है, यहां से 12 उठाए, 12 उठाए, 12 उठाए, 12 उठाए, बड़ा मेरा रिजल्ट अच्छा आने वाला है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा होना चाहिए ना स्ट्रेटा। लेकिन कोटा सैंपलिंग कहती है कि आप किसी को क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं कोटा फिक्स कर सकते हो। पहले ग्रुप में डिवाइड कर दो, मैंने कह दिया अच्छा 16 लाख में से 5 लाख आप ही हो, 6 लाख आप ही हो, आप तो काफी बड़ा पोर्शन हो, चलो आपका कोटा फिक्स कर दिया 75%, यानी कि 36,000 बच्चे तो आप में से ही होंगे, बच्चे में 12,000 इन दोनों में से होंगे। सर कहीं ना कहीं थोड़ी सी बायसनेस यहां पर भी दिख जाती है, ये है कोटा सैंपलिंग और कुछ नहीं। खत्म, चैप्टर भी खत्म। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।